इस क्लास में आज 2 दिन बाद होने वाले मॉनसून सत्र की चर्चा होगी। सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र से पहले विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। बैठक में क्या बातें हुई उसका एक हल्का सा जिस्ट जो है वो सामने आ गया, और वो भी आया कांग्रेस की तरफ से। सरकार परिसीमन विधेयक को वापस लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। क्लियर। जिस जेपीसी का बहिष्कार विपक्षी पार्टियों ने किया उस पर भी बहस हुई वहां, और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है कि हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे। सभी विपक्ष की पार्टी इसमें एकजुटता बनाए रखे और वो बरकरार रहे, इसका हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। अभी जयराम रमेश को आप देख भी रहे थे, यही बात उन्होंने कही। कांग्रेस परिसीमन विधेयक को लेकर इतनी सख्त है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिख डाला है। ये रहा वो पत्र, और मांग कर दी है कि परिसीमन विधेयक लाने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला लीजिए, सबसे चर्चा कीजिए। जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पत्र आता है, हमारे मन में भी एक सवाल आ जाता है, कांग्रेस को कहीं ये डर तो नहीं सताने लगा है कि सरकार परिसीमन विधेयक पास करवा लेगी और सब का सब गड़बड़ हो जाएगी। 93 दिन पहले तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस बिल को रोक दिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, क्या बदल गया कि अब बिल पास हो जाएगा? मतलब जो कांग्रेस ये कहती थी कि बिल पास नहीं होगा, नहीं करने देंगे, वो यूं कहने क्यों लग गई है कि ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला लीजिए? बदला क्या है, कोई बता सकता है? बदला है 93 दिन पहले इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की मजबूत जो वो साथी रहा करती थी वो बदल गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती थी। टीएमसी तब सत्ता में थी, लेकिन आज ममता बनर्जी कमजोर है। बीजेपी से चुनाव हारकर सत्ता गंवा चुकी है। आंकड़ा देखिए आप, 28 में से 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। कितने? 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। 93 दिन पहले इंडिया गठबंधन में एक और मजबूत साथी एम.के. स्टालिन हुआ करते थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। लोकसभा में क्या हुआ, उनके जो 22 सांसद थे, परिसीमन बिल के इतने खिलाफ वो कि संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे उनके सांसद। आज हालात 360 डिग्री बदल गए। हुक्म चेंज्ड। स्टालिन खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। उनकी पार्टी डीएमके हारी सो अलग, कांग्रेस ने पलटी मारी वो अलग। डीएमके के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन डीएमके को हराने वाले जोसेफ विजय की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। डीएमके अब इससे इतनी नाराज है कि कांग्रेस के साथ बैठना भी नहीं चाहती। तो हो गया खेला डीएमके और टीएमसी की तरफ से। तो भैया महज 93 दिनों में विपक्ष के 2 सबसे बड़े साथी कमजोर हो गए, और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी चिंता है। जो विपक्ष 2024 में बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर ये मान रहा था कि मोदी 3.0 कमजोर है, अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए मॉनसून सत्र ही सूखा हो गया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार अगर अपने पहले 2 कार्यकाल की ही तरह ताकतवर दिख रही है, तो इसके पीछे विपक्ष की टूट के साथ बीजेपी की दमदार वापसी भी है। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? हरियाणा से शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। बीजेपी ने 2019 में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती। 2024 में 5 पर सिमट गई। ठीक। सियासी पंडित कहने लगे हरियाणा की विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। कुछ लोग तो सुनामी, लहर, वो आंधी वाली गारंटी दे रहे थे, याद है ना? लोकसभा के महज 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी 90 सीटों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीत गई। 1 महीने बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में, याद है ना? एनडीए ने 48 में से कितनी सीटें जीती थी? 41। 2024 में मात्र 17 पर सिमट गई थी। सबने क्या कहा? गेम ओवर, टाइम ओवर।
फिर आया नवंबर 2024, विधानसभा चुनाव हुआ। एनडीए महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कितनी लाई? 235। हुई ताकतवर। इन दो नतीजों ने फिर से मोमेंटम बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर दिया। दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल के नतीजे, उसके बाद विपक्षी गठबंधन में लगातार टूट, बाकी का काम उसने कर दिया। अब कांग्रेस को डर है कि 2024 के नतीजों से 2029 का जो रास्ता दिखा था वो फिर से धुंधला होने लगा है। और अगर मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 2/3 के आंकड़े को पार करके 3 बड़े विधेयक पास करवा लेती है तो 2029 का पूरा समीकरण बदल जाएगा। हुक्म। इतिहास यही सिखाता है कि किसी नेता के खिलाफ इकट्ठा हुए गठबंधन की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। कांग्रेस इसे सबसे अच्छे से जानती है। बताऊं कैसे? देखिए, 1996 का वक्त था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। सरकार बनाने का दावा भी किया। सरकार बनी, लेकिन बहुमत ये लोग साबित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वाजपेयी के साथ सिर्फ 3 पार्टियों का समर्थन था, जो बहुमत के लिए काफी नहीं था। बाकी का जो विपक्ष है वो सेक्युलर राजनीति के नाम पर इकट्ठा था। हाँ, 1996 में भी बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता रहा था। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए महज 46 सांसदों के जनता दल को कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दे दिया। सीटें कितनी थी उस वक्त जनता दल की? 46। और कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने कहा कोई बात नहीं भैया, आप आगे हम पीछे, चलिए साथ रहते। अब बहुमत जनता दल के गठबंधन यानी यूनाइटेड फ्रंट को था। सरकार उनकी बनी, पर चली कितनी? ट्विस्ट यही है, यूनाइटेड फ्रंट की वो सरकार कुल 656 दिन चली, यानी 1 साल 291 दिन चली। इस दौरान 2 प्रधानमंत्री बने, पता है ना दोनों? एक तो HD देवेगौड़ा और दूसरे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल को तो नींद से उठाकर प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने की जानकारी दी गई थी कि भैया यू आर द प्राइम मिनिस्टर। खुद गुजराल साहब ने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्कशन एन ऑटोबायोग्राफी। ये बात उन्होंने इसमें लिखी है। ये सब तब हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराते हुए 28 मई 1996 को मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में कहा कि हम सरकार के खिलाफ है, हमारा एक ही मकसद है, भारत में कम्युनलिज्म नहीं हो सकता है। और ये दौर था 1996 का। चला कब तक? 1999 तक। 2 चुनाव हुए, 4 सरकारें गिरी और कांग्रेस ये सब देख रही थी। कुछ और उदाहरण बताऊं? जी मैम। इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ। 77 में सरकार भी बनी। एजेंडा क्या था? इंदिरा गांधी का विरोध। नतीजा क्या हुआ? 3 साल में 2 प्रधानमंत्री हो गए। फिर चुनाव हुआ। वापसी किसकी हुई? मैडम की, इंदिरा गांधी की वापसी हुई। राजीव गांधी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ। फिर 1989 के विपक्ष सत्ता में आ जाता है। 1989 में कितना चला? सिर्फ 1.5 साल। उसमें भी कितने प्रधानमंत्री? 2। चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से पीएम बने थे। फिर चुनाव, फिर कांग्रेस की वापसी। 96 का उदाहरण पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं। मतलब किसी एक चेहरे के खिलाफ जब भी विपक्ष इकट्ठा हुआ है, बहुत लंबा चल नहीं पाया है। वाजपेयी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ, 1.25 साल सरकार चली, 2 प्रधानमंत्री, फिर चुनाव हुए। मौजूदा हालात में तो इसके उल्टा है मामला। 2 साल पहले 2024 में पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ एकजुट हुआ कि नहीं? विपक्ष के नतीजे सुधरे, पर सत्ता में मोदी ही आए। और अब 2 साल बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि परिसीमन बिल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा लगभग पूरा विपक्ष सरकार के साथ जा सकता है। पूरा विपक्ष मतलब झारखंड में JMM कांग्रेस के साथ सरकार चल रही है। बिहार में RJD के सांसद, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी अलग से और जोड़ दीजिए, स्टालिन तो पहले से नाराज है। ये सब थे विपक्ष के साथी, लेकिन अब सब तितर बितर।
सोचिए, पहले कहते थे सत्ता की वजह से सियासी एकता एक नेता के सामने टूट जाती है। यहां तो हार के कारण विपक्षी एकता जो है टूट रही है। अब 1998 से अब तक गंगा में पानी तो बहुत बह गया है, सत्ता की कहानी भी बदल गई है और इसकी वजह है विचारधारा। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की एकता की एकमात्र वजह है मोदी विरोध। विचारधारा मिले कि ना मिले, इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, बिहार में गठबंधन की सहयोगी आरजेडी, दोनों के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव हैं और दोनों समाजवादी आंदोलन से निकले, जिसका दायरा कांग्रेस विरोध के नाम पर ही बड़ा हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में डीएमके की पूरी सियासत कभी कांग्रेस के विरोध में चला करती थी। शरद पवार ने तो नई पार्टी सोनिया गांधी के विदेशी मूल के नाम पर बनाई थी। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे, उनकी सियासत कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में थी। अब ये सब कहां है? सब एक साथ है। किस झंडे के, किस अम्ब्रेला के तले? इंडिया गठबंधन के। अब ये सब कांग्रेस के साथी है और वजह क्या है? मोदी विरोध। जब एकजुटता विचारधारा की ना हो तो नतीजा क्या होता है? वो जो देश ने 77 में देखा, वो जो 89 में देखा, वो जो 96 में देखा और वो जो अभी भी दिख रहा। 93 दिन पहले जो सरकार 300 सांसदों का आंकड़ा लोकसभा में पार नहीं कर पाई थी, आज वो 2/3 का दावा कर रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में टूट है। और इसीलिए कहते हैं